एक पॉलिटिकल लीडर, एक ट्रांसपोर्ट यूनियन लीडर और एक सोशल एक्टिविस्ट माजिद सत्ती को पिंडी की सड़कों पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। आखिर ये तनाज़ा था क्या और जिसके बाद ये कत्ल हुआ और इस कत्ल के अंदर कौन कौन जो है वो मुलविस था? एक निहत्ती मासूम शख्स को सिर्फ इसलिए गोलियों की भीड़ चढ़ा दिया गया, उसकी जान तक ले ली गई। रीजन सिर्फ ये थी कि एक विक्टिम ऐसा भी सामने आया जो कि ये क्लेम कर रहा है कि ये जिंदा इंसानों को शेरों के सामने डाल देते हैं। अच्छा सोनिया, अब इस मसले को भी एड्रेस कीजिएगा कि अब खबरें कुछ यूं चल रही हैं कि फारूक खोखर जो हैं वो सीसीडी की फहरिस्त के अंदर, उनकी लिस्ट के अंदर सरे फहरिस्त थे, दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई हाफ फ्राई या फुल फ्राई वगैरह नहीं किया गया। वो शख्स अपने आप को कानून से भी बड़ा समझने लगे, उसे ना कानून का खौफ हो ना इदारों का खौफ हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिर ऐसे शख्स को इदारों को अपना तारुफ ज़रूर कराना चाहिए। मुद्दई ने जज साहब से इजाज़त लेकर कहा कि उनका जो वकील है, फारूक खोखर का जो वकील है, उनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जब जज साहब ने इजाज़त दी, आप कुरान पाक पे हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर ये कह सकते हैं कि जिस मोक्कल के केस को आप डिफेंड कर रहे हैं इसमें ये कातिल नहीं है। तो फारूक खोखर के वकील ने कुरान पाक पर हाथ रखने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 23 अगस्त 2022 एक पॉलिटिकल लीडर, एक ट्रांसपोर्ट यूनियन लीडर और एक सोशल एक्टिविस्ट माजिद सत्ती को पिंडी की सड़कों पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और गोलियां मारने वालों का ताल्लुक मुबैना तौर पे एक मुबैना डॉन ताजी खोखर के बेटे फारूक खोखर से बताया जाता है। और इस कत्ल के बाद फिर होती है शुरू एक कानूनी जंग, जिसके अंदर जो माजिद सत्ती है उसके कबीले वाले लोग सारे मुतहरक होते हैं और अपनी कम्युनिटी को मुतहरक करते हैं और एक कानूनी जंग लड़ने का फैसला करते हैं। और अब फाइनली 4 साल के बाद 2026 के अंदर जुलाई के महीने में फारूक खोखर, जो कि मुबैना तौर पे इस केस से मुंसलिक बताए जा रहे थे या उन शूटर्स के पीछे बताए जा रहे थे, उसको सजा हो चुकी है और उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन ये जो सफर है ये इतना भी आसान नहीं था। इसके अंदर बहुत सी मुसीबतें जो हैं वो सत्ती कबीले को फेस करना पड़ी होंगी, क्योंकि जिस शख्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो इंतहाई असर और रसूख रखने वाला आदमी है। लेकिन इस सफर के अंदर कौन सी मुसीबतें पेश आई हैं या फिर इस केस के दौरान जो अदालती अहवाल है वो क्या था, और इसके अलावा क्या फारूक खोखर, जिसको अब सजा हो चुकी है, जो सजा है वो अपर कोर्ट से जाके कहीं उड़ तो नहीं जाएगी, क्या दोबारा से उनको रिलीफ तो नहीं मिल जाएगा और क्या वाकई वो बाहर तो नहीं आने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान सहाफ़ी जो कि सत्ती कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, इस केस को बहुत बारीकी से उन्होंने कवर भी किया है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया सत्ती। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बता दें कि आखिर 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, इस तनाज़े की वजह क्या थी जिसके बाद जाकर माजिद सत्ती को कत्ल किया गया। यह भी कहा जाता है कि यह कोई सियासी लड़ाई थी, क्योंकि माजिद सत्ती का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। उनका ताल्लुक, मैं अगर खुल के बात करूं तो तहरीक इंसाफ से था, और फिर जब उनको कत्ल किया गया तो उसके ऊपर यह भी कहा गया कि ज़ाती दुश्मनी थी। तो इसको क्लैरिफाई कर दें कि आखिर ये तनाज़ा था क्या और जिसके बाद ये कत्ल हुआ, और इस कत्ल के अंदर कौन कौन जो है वो मुलविस था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहती हूँ कि ये कोई सियासी लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ एक शख्स की अना, गुरूर, वो कहते हैं ताकत का नशा, पावर ऑफ मिसयूज, ये वो था। और एक निहत्ती मासूम शख्स को सिर्फ इसलिए गोलियों की भीड़ चढ़ा दिया गया, उसकी जान तक ले ली गई। रीजन सिर्फ ये थी कि उस शख्स का उठना बैठना उन लोगों के साथ था जो मुलजिम फारूक खोखर को पसंद नहीं था। अब यकीन करें कि इतनी छोटी सी बात पर एक शख्स की जान ले ली गई। और ये बेसिकली तब होता है जब आप ताकत के नशे में इस कदर चूर होते हैं, असर रसूख का इतना गुरूर होता है कि ना फिर आपको अदालतों का खौफ रहता है, ना फिर आपको खौफ खुदा रहता है, और ना ही आपको पता होता है कि भाई इंसानी जान की कीमत क्या है, कदर क्या है। और लेकिन बाहैसियत मुसलमान हम सबका ये यकीन है कि जो जालिम की रस्सी है वो लंबी तो हो सकती है, अल्लाह ताला मोहलत जरूर देते हैं, लेकिन वो अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचता है। और यही सब कुछ इस केस में भी हुआ कि फारूक खोखर जो है वो ताकत और असर रसूख के बावजूद बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। इस मुकदमे की थोड़ी सी डिटेल्स में अगर आपके सामने रखूं तो ये 23 अगस्त 2022 में थाना सादिकाबाद की हुदूद में ये FIR जो है वो दर्ज हुई। इब्तदाई तौर पर FIR में जो मुलजिम है उसका नाम शामिल नहीं था, लेकिन इस कदर मुस्तनद और ठोस शवाहिद, गवाहों के बयानात, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल शवाहिद, मुलजिमान की ट्रैवल हिस्ट्री, कराए के कातलों के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स थे,
किस तरह से वो दुबई में मौजूद था फारूक खोखर, फिर उनका राय के कातिलों को दुबई बुलाया गया, फिर उनके साथ रहा, फिर वहां से वीडियोस जो हैं वो बनाई गई। ये सब के सब जब शवाहिद अदालत ने देखे, अदालत में फ्राहम किए गए, तो इतने ठोस और मुस्तनद शवाहिद थे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुलजिम था फारूक खोखर, उसको उम्र कैद की सजा दी गई। अच्छा सोनिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं फारूक खोखर की, ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगते रहते हैं। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, एक विक्टिम ऐसा भी सामने आया जो कि ये क्लेम कर रहा है कि ये जिंदा इंसानों को शेरों के सामने डाल देते हैं। मतलब इस तरह के दीगर इल्जामात, भत्ताखोरी के, कत्ल के और उसके बाद दीगर कब्जा माफिया होने के जो इल्जामात हैं वो इनके ऊपर लगते रहते हैं। तो बज़ाहिर लगता ये है कि ये इंतहाई असर रसूख रखने वाला ग्रुप था और आदमी था। तो इसको आप लोगों ने किस तरह से पाबंद सलासिल करवाया है, क्योंकि इससे पहले तक कोई भी जेल जो है वो इनको अंदर नहीं रख सकी है। तो ये कैसा था सारा जो आपकी स्ट्रगल थी या सफर था, वो कैसा रहा है? इसके अंदर कौन कौन सी मुसीबतें आपको पेश आई? देखिए, ये सवाल आपने बड़ा अहम किया है, क्योंकि ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ना उतना आसान नहीं होता। लोग डर जाते हैं, समझौता कर जाते हैं, थक जाते हैं। और जैसे अभी आपने भी बात की कि मुलजिम का पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत सारे मुकदमात में नामजद हुए लेकिन फिर बरी होते रहे। इस बार मैं आपको बताती हूँ कि फर्क क्या था। इस बार फर्क सिर्फ इत्तेहाद था, फर्क सिर्फ इस्तकामत थी, फर्क सिर्फ ये था कि इस मजलूम खानदान के साथ पूरी के पूरी सत्ती बरादरी और खित्ता पुठवार से ताल्लुक रखने वाली तमाम बरादरियां यकजान थी, मुत्तहिद होकर लड़ रही थी, आवाज बुलंद कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग न झुके, न बिके, न थके। और 4 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, तारीख पे तारीख, अदालतों के चक्कर, जहनी दबाव, धमकियां, पैसे का बेदरेज इस्तेमाल, पावर ऑफ मिसयूज जिस अंदाज में की गई। लेकिन सत्ती बरादरी एक कदम, 1 इंच भी पीछे ना हटी। मजबूत शवाहिद, मुसलसल कानूनी जंग, मुत्तहिद होकर हमने देखा कि हर पेशी में 4 साल तक ये मुकदमा जो है वो चलता रहा। हर पेशी पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद रहे और लोगों ने भरपूर इस हवाले से साथ दिया। अच्छा, मैं यहां पर जरूर एक चीज वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, ये उस जिद्दोजहद का, उस कोशिश का नतीजा है जो एक खानदान, दोस्तों, वुकला और पूरी की पूरी जो खित्ता पुठवार से ताल्लुक रखने वाली बरादरियां हैं उन्होंने मुसलसल जारी रखा। एक ऐसा मुकदमा, मुझे खुद बहुत सारे लोग मिलते थे, बात करते थे कि मुलजिम बड़ा बासर है। बहुत सारे लोगों को खदशा था कि शायद ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगेन वही बात कि जब मुआशरा मुत्तहिद हो जाए, जब कानूनी जंग पूरी तैयारी और इस्तकामत से लड़ी जाए तो फिर इंसाफ मिल सकता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। खुसूसन वो तमाम लोग, चाहे वो सत्ती बरादरी से हों, दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों, जिन्होंने इस मुकदमे को अपनी जाती जंग समझकर फ्रंट फुट पर लड़े, न धमकियों की परवाह की, न असर रसूख जो है वो आड़े आया, न उन्होंने हिम्मत हारी। अदालतों के बाहर हों या कानूनी महाज पर हों, सोशल मीडिया हो या हर वो फोरम जहां इंसाफ की आवाज बुलंद की जा सकती थी, मैंने देखा कि वो एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। और हम लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रिकॉर्ड किए, ऐसे इवेंट कवर किए जहां पर हजारों की तादाद में जो है वो हर जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी, पूरी पूरी बरादरियां थी, हजारों की तादाद में लोग प्रेस क्लब के बाहर थे, अदालत में पेशी के दौरान वहां पर जमा थे। और उनका जो नारा था या उनकी जो मुतालबा था वो एक ही था कि मुलजिम को सजा दी जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये केस हर एक मुआशरे के लिए, बहुत सारे दीगर मुआशरों के लिए भी एक मिसाल है कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज मुसलसल बुलंद होती रहे, सबूत के साथ मुकदमा लड़ा जाए, तो जितना मर्जी ताकतवर और बासर मुलजिम हो, अगर आप में यूनिटी है, आपकी बरादरियों में यूनिटी है, तो वो जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। और यही एक वजह थी जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या फर्क था कि सती बरादरी ने या इस कम्युनिटी ने ऐसा क्या किया। तो ये इत्तेहाद था, ये यूनिटी थी, ये इस्तकामत थी, जिसकी वजह से बासर मुलजिम जो है वो कानून के शिकंजे में आया। अच्छा सोनिया, सोशल मीडिया के ऊपर एक कहानी चल रही है कि सत्ती कबीले ने या सत्ती कम्युनिटी ने मिलकर माजिद सत्ती के केस को परस्यू किया है और इस दौरान इन्होंने अपनी आपसी जो रंजिशें होती हैं, एक कबीले के अंदर भी होती हैं, ऑब्वियसली ख़ानदान के अंदर भी हो जाती हैं, तो इन्होंने उसको भी बालाए ताक रख के इस केस को परस्यू किया, अदालतों के बाहर जाकर हाजिरी दी है और तमाम तर जो अरबाब इख्तियार हैं उनको मुतहर्रिक किया है। तो फिर भी इसके बावजूद आप लोगों को इंसाफ लेते लेते 4 साल क्यों लग गए हैं, जबकि आप लोग सारे जो पाकिस्तान की सत्ती हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक केस के ऊपर काम कर रहे थे? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सवाल है। और 4 साल का अरसा इसलिए नहीं लगा कि केस कमज़ोर था, इसलिए लगा कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, ऑफकोर्स ये अपनी एक रफ्तार से चलता है और कत्ल जैसे जो मुकदमात है, ऑफकोर्स इसमें तफ्तीश, गवाहों के बयानात,
शवाहिद और बहुत सारी दीगर जो हैं वो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, और ज़ाहिर है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं। हमारे निज़ाम इंसाफ के एक तल्ख पहलू है कि इंसाफ समाओ मिल तो जाता है लेकिन बहुत देर से मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि दफ़ा 109 जैसी दफ़ात में बड़ा कम होता है कि ऐसे मुकदमात जो हैं वो साबित किए जाएं। तो वाकई ऐसी नौयत की मुकदमात में सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं होता, बल्कि अदालत में ये प्रूफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, मजबूत शवाहिद इकट्ठे करने पड़ते हैं, गवाहों को अदालत तक लाना, हर कानूनी नुक्ते का जवाब देना। ये जाहिर है एक लंबा प्रोसेस है, ये एक 2 दिन में होता नहीं है, इसलिए जाहिर है एक लंबा अरसा लगा। लेकिन वो मैं इस पर आना चाह रही हूँ कि जैसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि 109 जैसी दफ़ा पर कैसे जो है वो इस तरह से जुर्म साबित हो गया। तो अब अगेन वही कि इस कदर ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए गए, गवाहों के बयानात थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स थी, डिजिटल शवाहिद थे, मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री, फिर कॉल्स का रिकॉर्ड, फिर उनके किराए के जो कातिल थे उनके साथ मुल्जिम के जो कनेक्शन थे, ये सब के सब डिजिटल जो ज़ाहिर सबूत थे वो अदालत में पेश किए गए, और उन्हीं ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला किया कि आज मुल्जिमान जो है वो कानून के कटहरे में हैं, और जो मरकज़ी मुल्जिम है फ़ारूक खोखर जो कि बासर था, अगेन वो इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक और इंसाफ की जीत हुई है। आज मुल्जिम जो है वो कटहरे में है। अच्छा सोनिया, अब इस मसले को भी एड्रेस कीजिएगा कि अब खबरें कुछ यूँ चल रही हैं कि फ़ारूक खोखर जो हैं वो सीसीडी की फहरिस्त के अंदर, उनकी लिस्ट के अंदर सरे फहरिस्त थे, दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई हाफ फ्राई या फुल फ्राई वगैरह नहीं किया गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब वो अरेस्ट हो चुके हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं, तो अब हो सकता है कि उनको जो है वो फुल फ्राई कर दिया जाए, जो कि सीसीडी का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसके मुताबिक तो उनकी सज़ा तो यही बनती है जिस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं या जिस तरह के उनके ऊपर मुकदमात इवन के हो चुके हैं। देखिए, ये तो कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ कि नो वन इज अबव द लॉ, और अगर किसी शख्स के खिलाफ इतने ज़्यादा मुकदमात हों और वो शख्स अपने आप को कानून से भी बड़ा समझने लगे, उसे ना कानून का खौफ हो ना इदारों का खौफ हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिर ऐसे शख्स को इदारों को अपना तारुफ ज़रूर कराना चाहिए। और बाकी हमारी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ज़ाती दुश्मनी नहीं है फ़ारूक खोखर से, वो जाने, उनके अमाल जाने। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी जो माजिद सत्ती के साथ जुल्म हुआ है, मासूम छोटे छोटे बच्चों का वो बाप था, किस तरीके से एक निहत्ते शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया, ना कोई ज़ाती दुश्मनी थी। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जस्टिस मस्ट बी कंसिस्टेंट, और ज़ाहिर है अब सेशन कोर्ट का ये फैसला था और हमें आगे भी इंसाफ की तवक्को है, और अगर तराजू वाकई बराबर है तो फिर देखते हैं कि इंसाफ की रफ्तार सबके लिए बराबर है, या ज़ाहिर अदालतों से हमें उम्मीद तो है। लेकिन एक बात अगेन मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कोई सबक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जालिम जब जुल्म करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे ये गुमान होने लगता है कि वो कानून से भी शायद बड़ा है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब इदारे अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, जब इदारे अपना तारुफ कराएंगे, तो फिर उसको भी पता चल जाएगा कि नो वन इज अबव द लॉ। अगर लेट्स से कि हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपील लग जाती है तो वहां से जाके उनको रिलीफ मिल जाएगा और वो दोबारा से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे और ये मामला फिर वहीं पर पहुंच जाएगा जैसे 4 साल से चल रहा था। और साथ में ये भी बता दीजिए कि ये जो सजा हुई है ये किन बुनियादों पर हुई है? जो जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, उन्होंने किन बुनियादों के ऊपर, किन शवाहिद के ऊपर या किन दलीलों के ऊपर, आर्गूमेंट्स क्या हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके बाद ये सजा जो है वो उन्होंने सुनाई है? फ़ारूक खोखर के साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनका क्या किरदार था, इसके मुतालिक भी कुछ रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ये अहम बात है, ऑफ कोर्स ये फैसला जो है वो सेशन अदालत का है, आगे हायर कोर्ट्स में ये मामला जाएगा। मुल्जिम के वकील जो हैं वो पूरा के पूरा जोर लगाएंगे, कानूनी जो बारीकियां हैं वो ढूंढेंगे, कानूनी पेचीदगियां, शक की गुंजाइश, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी हायर कोर्ट्स में। लेकिन जाहिर है आगे अदालतों का भी इम्तहान है, और हमें पूरा यकीन है, अल्लाह ताला के बाद हमें अपनी अदालतों पर पूरा यकीन है, क्योंकि ओपन एंड शट केस है और इतने मुस्तनद शवाहिद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जियो फॉरेंसिक, फोन रिकॉर्ड, सब के सब ये साबित करता है कि मरकजी मुल्जिम जो है फ़ारूक खोखर
उसके कराए के कातिलों के साथ किस तरह से राबिते थे। अब देखें, जो माजिद सत्ती है उस पर जिन लोगों ने फायर किए, जिन कराए के कातिलों ने उनको कत्ल किया, उनके कत्ल से 5 मिनट पहले फरूख खोखर का उनसे राबिता होता है, 5 मिनट बाद फरूख खोखर का उन कातिलों के साथ राबिता होता है, फिर अगले 3 दिन में वो दुबई में फरूख खोखर के साथ पाए जाते हैं, अगले 7 दिन दुबई में वो उनके साथ रहते हैं। और भी बहुत सारे फोन रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं वो अदालत के सामने पेश किए गए, और ओपन एंड शट केस है। और इंशाल्लाह आगे जो हायर कोर्ट्स हैं उनसे भी हमें सेम यही तवक्को है कि फैसला जो है वो फरूख खोखर जिस अंदाज में ये फैसला हुआ है इसी सजा को बरकरार रखा जाएगा, और इस मजलूम खानदान को, इन मासूम बच्चों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा, चूंकि बिल्कुल आखिरी मिनट है, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक वकील है, उनको मैं सुन रही थी आज, वो ये कहते हैं कि जो फरूख खोखर के वकील हैं उनसे जो मुद्दई हैं इस मुकदमे में, माजिद सत्ती कत्ल केस के मुकदमे में, मुद्दई ने जज साहब से इजाजत लेकर कहा कि उनका जो वकील है, फरूख खोखर का जो वकील है, उनको मैं बड़े अरसे से जानता हूं और मैं उनसे बात करना चाहता हूं। जब जज साहब ने इजाजत दी तो उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक पे हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर ये कह सकते हैं कि जिस मौक्कल के केस को आप डिफेंड कर रहे हैं इसमें ये कातिल नहीं है। आप ये अपने बच्चों की कसम ये कुरान पाक पर हाथ रखकर अगर आप ये कहते हैं तो मैं ये केस विड्रॉ कर लूंगा और मैं अपने सारे जो केस है उसको वापस ले लूंगा। तो फरूख खोखर के वकील ने कुरान पाक पर हाथ रखने से इनकार कर दिया बड़ी अदालत में, जज साहब के सामने। और फिर जो फरूख खोखर है वो खुद अदालत में बोल पड़ा, उसने कहा मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैंने कत्ल नहीं किया। तो उस पर जो अरशद सत्ती हैं, जो माजिद सत्ती केस में मुद्दई हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो मैं 3 नस्लों से जानता हूं, तुम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले इंसान हो, जिसने कत्ल किया, उसके कत्ल से पहले बाद में तुम्हारे राबिते साबित हुए हैं, अगले 3 दिनों में दुबई में वो तुम्हारे साथ थे, अगले 7 दिनों में दुबई में वो तुम्हारे साथ ही रहे, और फोन कॉल, डेटा, सब कुछ अदालत के सामने मौजूद है। तो इस पर जो है वो ये बड़ी एक अहम चीज जो है वो अदालत में हुई। तो मैंने कहा ये जरूर शेयर करनी चाहिए कि फरूख खोखर का जो वकील था उसने हलफ लेने से इनकार किया। तो ये भी ऑफ कोर्स एक यूं कह लें कि एक बड़ी चीज थी अदालत के सामने। और इसके अलावा ओवरऑल ज़ाहिर अदालत जो है वो शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है, शवाहिद अदालत के सामने थे, और इंशाल्लाह हमें आगे भी अगेन यही उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला होगा और मजलूमों को इंसाफ जरूर मिलेगा। नाजरीन, आपने ये पॉडकास्ट सुनी है, उम्मीद करते हैं आपको ये आज की पॉडकास्ट जो है वो पसंद आई होगी और आपके लिए खैर का सबब बनेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।